Bharati V. Pathak is one of the best books when it comes for RBI examination. But breaking down this book and understanding which chapters are important, which chapters are not relevant, inside chapters, how do you figure out what information is relevant and what is not relevant, that becomes a difficult part. Today, I am going to break it down for you. But before that, please keep a copy of the syllabus also with you so that we are able to understand what part of the syllabus is not covered in this book and how do you cover that part on your own as well. So we'll be doing these two things specifically for finance. All the students who are preparing for examination and are serious about it need to watch this entire video to be able to understand कि exactly how do you use Bharati V. Pathak to cover finance on your own. Let us begin our discussion. आज मैं भारती वी पाठक तो उठाऊंगा ही, साथ में along with that I would also want to pick up this book and also the previous year paper book because ये आपको सही डायरेक्शन देंगी कि आपको किस तरह से पढ़ना है and whatever is mentioned in the syllabus but not simultaneously mentioned in this book उसका भी आपको आइडिया तभी लगेगा जब आप दोनों को साथ में लेके चलोगे और एक्स्ट्रा बुक्स भी आपके पास होंगी. तो एज अ स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें सिलेबस देखना है और समझना है कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं और उनमें से क्या क्या टॉपिक्स इस बुक में अवेलेबल हैं. सेकेंड, हम जब बुक का इंडेक्स खोलेंगे तो हमें ये भी समझना है कि कंटेंट टेबल में कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं विच आर नॉट रेलिवेंट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो हम सबसे पहले उठाना शुरू करते हैं चैप्टर्स. चैप्टर 1 फाइनेंशियल सिस्टम इंट्रोडक्शन, पढ़ना ही है, इंट्रो तो बेसिक समझ आ जाएगा. सेकेंड, फाइनेंशियल सिस्टम एंड द इकोनॉमी, सो कनेक्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम विद इंडियन इकोनॉमी पढ़ सकते हैं. थर्ड, रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल सिस्टम रेलिवेंट है. फोर्थ, फाइनेंशियल मार्केट्स रेलिवेंट हो जाता है जिसमें मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट सब कुछ मेंशन्ड है. अब देखो, अभी हम एलिमिनेट करने के लिए इस वाले चैप्टर पे आएंगे, हमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी. सेवंथ, डिसइन्वेस्टमेंट, ऑल्दो नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंस सिलेबस, ईएसआई का पार्ट है लेकिन फिर भी पढ़ सकते हैं. सेकेंडरी मार्केट हमें पढ़ना ही है. डेरिवेटिव्स मार्केट, डेट मार्केट, न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब हमें पढ़ना है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ईएसआई में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ भी फिर से बेसिक पढ़ सकते हैं. उसके बाद आता है बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, सबसे ज़्यादा रेलिवेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से आते हैं. ये आपको रेलिवेंसी कहाँ से पता लगेगी? जब रेगुलरली, एक दिन में नहीं आएगी, जब रेगुलरली ये किताब उठा के पास्ट ईयर पेपर्स को रेगुलरली पढ़ोगे. मैंने फेज 2 के ईएसआई की यहाँ डाले हैं और फिर फाइनेंस के यहाँ डाले. जब फाइनेंस के क्वेश्चंस रेगुलरली पढ़ोगे तब जाके पता लगेगा कि यार क्वेश्चंस एक्चुअली आ कहाँ से रहे हैं, है ना. जैसे ये वाला क्वेश्चन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये तो हो गया आपका मैनेजमेंट का पार्ट, ये सब मैनेजमेंट चल रहा है. यहाँ पे ये आया आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है. तो इस तरह से आपको समझ आने लगेगा कि यार क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं एग्जैक्टली. अगर मैं और क्वेश्चंस देखूँ, ये सब मैनेजमेंट के क्वेश्चंस हैं सब. ये देखो, रिटर्न ऑफ एसेट्स का एक क्वेश्चन है. नाफिड एक्ट, तो ये एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं होगा क्योंकि ये पुरानी किताब है, तो इसमें नाफिड नहीं है और सारे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. आपको समझ आ गया, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन आ सकता है और इस तरह से आ सकता है. ओके, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये सारे आपके क्वेश्चंस पता लग गए एक ही पेपर से कि कहाँ से आ रहे हैं. ऐसे 10 साल के एनालाइज करोगे तो बहुत अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी. उसके बाद आ जाते हैं हम मैनेजमेंट ऑफ एनपीए बाय बैंक्स, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसमें बेसिक्स पढ़ोगे, बस जो भी करंट अफेयर्स है वो आरबीआई वेबसाइट से उठाओगे, जो कि ऐसी किताबों में आपको मिलेगा. अभी इसको भी उठाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे. म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स, इंश्योरेंस इज नॉट गिवन इन द सिलेबस और बहुत ज़्यादा रेलिवेंट भी नहीं है, तो इसको बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हो, नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा. फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, प्री इशू ऑब्लिगेशंस. अब देखो, ये ऐसा चैप्टर है जिसमें सब बस ऑपरेशनल गाइडलाइंस दी हुई है जो अभी मैं उठा के एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे एलिमिनेट कर सकते हो. क्रेडिट रेटिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फैक्टरिंग, फॉरफिटिंग, ओनली द बेसिक्स. आप क्यों 10-12 पेज पढ़ोगे, बहुत बेसिक्स पढ़ लोगे तो भी काफी है, 10 पेज पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है ना. तो इस तरह से आइडेंटिफाई कर लोगे सबसे पहले. अब आते हैं चैप्टर नंबर 6 पे, जिससे कि मैं आपको बता सकूं डिटेल में कि कहां से किस तरह से एलिमिनेशन आपको करना है जब आप भारती वी पाठक पढ़ रहे हो. तो बिकॉज a lot of things in Bharati V. Pathak are not relevant for your examination. प्राइमरी मार्केट मैंने उठाया है, इसमें बुक बिल्डिंग, न्यू इशू मैकेनिज्म मेंशन्ड है, ठीक है, बहुत सारा मेंशन्ड है. आपको बस 4-5 लाइन ही याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको बेसिक्स ही पता होने चाहिए. अब देखो, एक बुक बिल्डिंग प्रोसेस में कितना सब कुछ दिया हुआ है.
ये सब जरूरत नहीं है पढ़ने के लिए. दीज आर ऑल ऑपरेशनल गाइडलाइंस, दीज आर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स, दीज आर ऑल फंक्शनल गाइडलाइंस, जो कि उसके लिए जरूरी है जो फाइनेंशियल मार्केट्स में डेप्थ में घुसना चाह रहा है, जो एक्चुअली इसमें काम करना चाह रहा है. आपके लिए रेलेवेंट नहीं, आपको बस बुक बिल्डिंग का मीनिंग पता होना चाहिए, उतना काफी है. ठीक है ना. इसलिए ये सब मैंने देखो मार्क भी नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये पढ़ के रियलाइज हुआ कि रेलेवेंट नहीं है एग्जाम के लिए. ऐसे ही अलॉटमेंट और एलोकेशन इन बुक बिल्ट इशू, यहाँ पे आपको बेसिक्स पता लग गए, बहुत है. अब ये इतना सारा डिटेल में जब इन्होंने दे दिया है, इसका कोई पॉइंट नहीं है. एंकर इन्वेस्टर की गाइडलाइंस दे रखी है, कितनी डिटेल में, कोई जरूरत नहीं. पढ़नी है तो लेटेस्ट पढ़ो, ये इतना डेप्थ में पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आता उतना डेप्थ में. लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस ऑफ बुक बिल्डिंग, ये तो आप कर सकते हो, यहाँ पे समरी में पॉइंट्स बना के लिख सकते हो. ओके, उसके बाद आ जाते हैं. उसके बाद कंक्लूड कर दिया इन्होंने, ग्रीन शू ऑप्शन दिया हुआ है. अब ग्रीन शू ऑप्शन में भी खाली बेसिक्स पढ़ लोगे काफी है. ये गाइडलाइंस ग्रीन शू ऑप्शन की नॉट रेलेवेंट. तो इसमें भारती भी पाठक में, बिकॉज दिस इज स्पेसिफिकली नॉट मेंट फॉर आरबीआई एग्जाम, तो इसमें बहुत जगह पे गाइडलाइंस दी हुई हैं. वो गाइडलाइंस या तो आप लेटेस्ट पढ़ो आरबीआई वेबसाइट से उठा के, या फिर उसको ना पढ़ो. पिकिंग इट अप फ्रॉम हेयर एंड रीडिंग द ओल्ड गाइडलाइंस मेक्स नो सेंस. वो एग्जाम में पुरानी गाइडलाइंस नहीं आएंगी, वैसे गाइडलाइंस नॉर्मली आती भी नहीं है. ठीक है ना. यहां पर भी देखो फिक्स प्राइस इशू, बुक बिल्ट इशू की गाइडलाइंस दी हुई है, जो कि बहुत रेलेवेंट नहीं है, जबरदस्ती इन्होंने डिटेल में दिया हुआ है. बिकॉज अगेन इस बुक का ऑब्जेक्टिव आरबीआई एग्जाम नहीं है, इसलिए ये सब आप एलिमिनेट कर सकते हो. मैंने स्पेसिफिकली वही चैप्टर्स उठाए जहां पे गाइडलाइंस आते हैं, जिससे कि मैं समझा सकूं भाई ये रेलेवेंट नहीं है. गाइडलाइंस फॉर इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट कितनी डिटेल में दी हुई है. फंजिबिलिटी की गाइडलाइंस बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस नहीं आते नहीं आते ये कैसे पता लगेगा, ये इस वाली किताब से पता लगेगा. प्लीज कीप दिस बुक विद योर सेल्फ, बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है ये. इससे मुझे भी आइडिया लगता है एज अ टीचर, और आपको भी आइडिया लगेगा एज अ स्टूडेंट कि क्या रेलेवेंट है क्या नहीं है. अब मैंने भारती भी पाठक बेसिक बताया, बट उसके साथ एक और बुक है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसके बाद हम बात करेंगे आरबीआई वेबसाइट की, सो दैट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस एज अ सब्जेक्ट इन आरबीआई बिल्कुल कंप्लीट हो सकती है. ठीक है. आरबीआई की वेबसाइट पे आपको एक बुक मिलेगी, आरबीआई फंक्शंस एंड वर्किंग्स. नाउ दिस इज अ बुक दैट इज टॉट वंस यू आर सेलेक्टेड इन आरबीआई. तब आपको ये वाली बुक दी जाती है और पढ़ाया जाता है कि ये पढ़ के रखो, इसको डिस्कस करेंगे. मैंने उसकी समरी यहाँ पे बनाई है. जरूरी है नहीं है कि समरी ही पढ़ो, डिटेल में 200 पेज की किताब आरबीआई वेबसाइट पे पढ़ी है, वो भी पढ़ सकते हो, उसी की समरी है ये. इसमें फायदा क्या है, जो भी सेंट्रल बैंकिंग के बारे में काम होता है, सेंट्रल बैंकिंग से रिलेटेड है और कमर्शियल बैंक से रिलेटेड है, वो सब कुछ यहाँ पे डला हुआ है. तो फंक्शंस, ऑल दी फंक्शंस एंड द एंटायर वर्किंग ऑफ आरबीआई इज क्लियर है. तो यहाँ पे जो आरबीआई वाला एक चैप्टर है सबसे लास्ट में, एक तो उसकी रेलेवेंस बहुत कम हो जाती है, नंबर 1, और पढ़ना भी है तो बहुत एक बार ऊपर से देख लिया, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो हम ये फाइनेंशियल रेगुलेशन वाला काफी हद तक एलिमिनेट कर सकते हैं लास्ट चैप्टर. ओके. दूसरा, हमारा जो सिलेबस है उसमें बहुत सारी नई चीजें हैं, डेवलपमेंट्स इन डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ठीक है, और एमएसएमईज के बारे में है, बहुत सारी ऐसी चीजें. बैंकिंग ऑम्बड्समैन में इंटीग्रेटेड स्कीम आई है, सीटीएस चेक ट्रंकेशन सिस्टम है, तो बहुत सारी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है, P2P लेंडिंग बड़ा न्यूज में है. तो ये बहुत सारी ऐसे एफएक्यूज हैं जो कि करंट ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड हैं. नाउ दीज करंट रिलेटेड फाइनेंस न्यूज और फाइनेंस टॉपिक्स यू विल नॉट फाइंड हियर, आपको इस बुक में नहीं मिलेंगे. मेरी बुक से तो ले ही सकते हो. मैंने कहां से उठाए, मैंने ये आरबीआई की वेबसाइट से उठाए. अगेन नाउ आरबीआई वेबसाइट इज सेंट्रल पीस फॉर मी. मैं सब कुछ आरबीआई वेबसाइट से ही पढ़ता हूं, क्योंकि यार जब आप आरबीआई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, द बेस्ट सोर्स टू गिव यू गुड इन्फॉर्मेशन एंड टू हेल्प यू प्रिपेयर इज आरबीआई वेबसाइट. उससे ज्यादा हेल्पफुल कुछ नहीं हो सकता. तो मैंने ये सब ऑर्गेनाइज करके अपनी बुक में एनरोल्ड स्टूडेंट्स का दे रहा हूं, बट यू डोंट नीड दिस इफ यू नो हाउ टू यूज आरबीआई वेबसाइट. तो आरबीआई वेबसाइट पे जाके एफएक्यूज सर्च करोगे, सारे एफएक्यूज आएंगे. यही एफएक्यूज हैं जो मैंने समराइज करके अच्छे से ऑर्गेनाइज करके यहाँ पे डाल दिए हैं. ओके. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, रिटेल डायरेक्ट स्कीम से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर इन फेज 2. इफ आई टेल यू, अगर आप बेसिक एफएक्यूज भी पढ़ के जाते ना, तो आपको रिटेल डायरेक्ट स्कीम आंसर करने में मुश्किल नहीं होती. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. अब देखो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. लेट मी सी क्वेश्चंस कहां पर हैं.
ये ESI के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए सारे, ये फाइनेंस के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए, ये ESI के आंसर्स हो गए, ये फाइनेंस के आंसर्स हो गए, ये रे फाइनेंस एंड मैनेजमेंट डिस्क्रिप्टिव. हियर यू कैन सी explain in detail RBI's retail direct scheme including scope, applicability, charges, fees etc. ये आज से 2 साल पहले मैं ऑलरेडी रिटेल डायरेक्ट स्कीम यहां पर डाल चुका हूं. 2 पेज का है, मतलब इजीली 232 पेज पे है, मतलब इजीली ये 400-500 वर्ड का तो होगा ही, उससे ज्यादा ही होगा. अगर ये भी लिख देते, वाई शुड आई ओपन रिटेल गिल्ट अकाउंट, व्हाट इज रिटेल डायरेक्ट स्कीम, कौन कौन सी सिक्योरिटीज हैं, हु कैन ओपन, ये सारा एफएक्यूज में दिया हुआ, वहीं से उठाया हुआ है. अगर इसमें से आधा भी लिख देते तो ऑटोमेटिकली आपके नंबर बनते ही बनते. एग्जाम में कोई भी नहीं रोक सकता फिर आपके नंबर बनने से. तो इस तरह से आरबीआई के एफएक्यूज उठाओ. व्हाटएवर इज नॉट गिवन इन दिस बुक भारती वी पाठक, you identify that. Number 1, you use previous year papers to identify that, and then you go to RBI website and you start covering those. Functions and workings मैंने आपको सबसे पहले बताया, FAQs मैंने आपको सेकंड बताया. ये तो 2 ही चीजें हैं. ऐसी बहुत सारी चीजें RBI वेबसाइट पे which are relevant for you from examination perspective. उनको सबको कवर करना है, लेकिन पहले ये 2 आपको कवर करना है. Majority need of finance will be covered by these 3. Along with this syllabus. सिलेबस हाथ में रखो जिससे कि आपको पता हो क्या चीज कहां से कवर करनी है और क्या चीज कहां से कवर मैं नहीं कर पा रहा हूं. So this is what, let's say digital payments I did not find here. I did not find here. In previous year papers I saw some questions from digital payments. Let me search for it online. ये आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा. जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंटरनेशनल बैंकिंग, यहां भी नहीं मिलेगा बिकॉज आरबीआई वेबसाइट में भी नहीं है बहुत ज्यादा कुछ इससे ग्लोबल से रिलेटेड, और आरबीआई एफएक्यूज में भी बहुत ज्यादा कुछ आपको नहीं मिलेगा व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंटरनेशनल बैंकिंग. दिस बुक ऑल्सो डज नॉट कंटेन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंटरनेशनल बैंकिंग. तो ये आपको या तो करंट अफेयर से निकालना होगा या फिर कहीं और सोर्स से ढूंढना होगा. बट उससे पहले आइडेंटिफिकेशन इज रेलेवेंट कि पास्ट ईयर्स में क्वेश्चन आ भी रहे हैं कि नहीं. Let's say in the last 5 years, not even one question has come from global financial markets and international banking. Then you know that this is probably not the most important topic for me. Time मिलेगा, then I'll cover it. I'll find something. नहीं मिलेगा तो I can leave it. My objective is first to cover the remaining ones because वहाँ से regularly questions आ रहे हैं. This is what previous year paper tells you. So keep these 3 books together. अगर ये किताब नहीं है, if you're not an enrolled student, RBI website is just like this book. Keep that with yourself. Keep going through RBI website regularly, and I'm sure now you understand कि RBI Bharti V Pathak से how do you figure out what to study and what not to study, how do you eliminate stuff from this book. Okay, so this is all for today's session. I hope it was useful. Please tell me in the comment section below कि कैसी लगी ये वीडियो, क्या क्या और डिटेल में जानना चाहते हो with respect to other subjects of RBI or not. And if you have any positive or negative feedback, please feel free to write it down in the comment section below. I'll see you very soon. All the best. Bye bye. Take care.